नमस्कार मित्रों, आज हम इस लेसन में बीए सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है, जिसे राजस्थान का भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी है जो सिलेबस में, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मित्रों, राजस्थान की ज्योग्राफी का ये जो वाला पार्ट है, बीए सेकेंड ईयर का जो सेकंड पार्ट है, ये राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, आरएएस, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, पटवारी, कांस्टेबल, ग्राम सेवक और लैब असिस्टेंट का, जिसमें शायद राजस्थान जीके का सिलेबस है, थोड़ा सा पोर्शन है उसमें, लाइब्रेरियन में और हॉस्टल वार्डन में, इन सब एग्ज़ाम में, इन सभी एग्जामिनेशन में राजस्थान ज्योग्राफी का बहुत बड़ा पोर्शन आता है। इसलिए मित्रों, राजस्थान ज्योग्राफी का पोर्शन यदि आपने ढंग से कर लिया तो आपको राजस्थान का कोई भी कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है उसको फाइट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए राजस्थान ज्योग्राफी के इस सेकंड पार्ट को बहुत मतलब बीए सेकेंड ईयर के इस सेकंड पेपर को, मतलब राजस्थान ज्योग्राफी को, आपको कंसेप्ट के साथ साथ में इस प्रकार के फैक्ट भी आपको तैयार करने होंगे जो आमतौर पर कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात आपको कि आप इसमें जो भी सोर्स पढ़े, जिस किताब का सहयोग ले, उस किताब को पढ़ते समय आप मैपिंग का प्रयोग अवश्य करें। मैप का, राजस्थान ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, ठीक है ना। आपको मैप के थ्रू राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ने पर बहुत अधिक जोर देना होगा, जिससे कि आप जब भी पढ़ोगे तो आपके जो कंसेप्ट है या जो फैक्ट है वो मैप के हिसाब से आपके माइंड में बहुत लंबे समय तक के लिए सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी में। आज सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन करेंगे हम। अब हमें यह देखना है कि राजस्थान भौतिक रूप से किस क्षेत्र का हिस्सा है। राजस्थान भौतिक रूप से किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो मित्रों, आपने सुना होगा कि सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी पर जो स्थल भाग थे उसको पेंजिया कहते हैं, और जो जलीय भाग था उसको पैंथालासा कहते हैं। फिर इस पेंजिया का विखंडन हुआ। विखंडन होने के बाद में पेंजिया दो भागों में टूट गया, जिसका ऊपरी भाग है इसको अंगारा लैंड कहते हैं, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके। अब आपको ये ध्यान देना है कि और जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में पेंजिया का विखंडन हुआ तो ये महासागरीय जल इन दोनों के बीच में आ गया, और यहाँ पर एक विशाल जल राशि थी जिसे टैथिस सागर कहते हैं, टैथिस सागर। इतनी बात आप कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्या स्थल भाग पेंजिया कहलाता था, जलीय भाग पैंथालासा कहलाता था। समय के साथ साथ में पेंजिया का विखंडन हुआ दो भागों में, ऊपरी भाग को अंगारा लैंड या लॉरेंसिया कहते हैं, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या आ गया? टैथिस सागर आ गया। ठीक है, अब ये राजस्थान को जब फिजिकल डिवीजन करेंगे तो राजस्थान के फिजिकल डिवीजन में इस दिशा में सबसे इधर तो आता है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में इस बीच वाले क्षेत्र में यहां आता है मध्य अरावली पर्वत। इसके बाद में इधर है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र,
और ये है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान को 4 भौतिक भौगोलिक विभाजन कर दिए हमने। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसे थार मरुस्थल कहते हैं, जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है और कुछ राजस्थान के भारत के राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल, जो वर्तमान में यहाँ पर जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क है, जो थार मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क, वो उस वाला क्षेत्र। उसके बाद में जब हम पूर्वी दिशा में जाते हैं तो अरावली पर्वत, उसके बाद में इधर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र है और दक्षिण पूर्व में पठारी क्षेत्र है। अब सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किस क्षेत्र का हिस्सा है, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है, ये किसका है और ये किसका हिस्सा है। तो मित्रों ध्यान रखना, मध्य अरावली पर्वत और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ये गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। किसके हैं? ये दोनों गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश दोनों गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं, जबकि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश ये तैतीस सागर के अवशेष है। ओके डन। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है? तैतीस सागर का। तैतीस सागर था, इसका मतलब खारा पानी था, इसीलिए तो पश्चिमी राजस्थान में वर्तमान में भी हमें खारे पानी की झीलें दिखाई देती है, जैसे पचपदरा उदाहरण है, लूणकणसर उदाहरण है इसका। तो ये तैतीस सागर का अवशेष है। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र सांभर जैसे खारे पानी की झील का उदाहरण है, तैतीस सागर का अवशेष है। मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया? ओके, फिर आगे चलते हैं। मित्रों, पेंजिया कौन से 2 भागों में टूटा? कौन कौन से? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। पैंतालासा का जल दोनों के बीच में आने के बाद में कौन से सागर का निर्माण हुआ? तैतीस सागर का निर्माण हुआ। ओके, वेरी गुड। अब हम चलेंगे आगे। हमें यह देखना है कि हमने देख लिया भौगोलिक रूप से राजस्थान किस क्षेत्र का हिस्सा है, ये हमने देख लिया। अब हमें ये देखते हैं राजनीतिक रूप से इस भौगोलिक इकाई का उद्भव कब हुआ। मित्रों, 1800 में आपने सुना होगा, जॉर्ज थॉमस नाम का एक व्यक्ति हुआ। थॉमस ने इसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। जबकि इसके बाद में 1829 में एक विद्वान हुए जो बहुत बड़े फेमस थे, जिनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। मित्रों, कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। क्या नाम था? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ वेस्टर्न राजस्थान किताब में इन्होंने सबसे पहले 1829 में इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। ओके, कंफर्म? डन। और 26 जनवरी 1950 में ये वर्तमान स्वरूप, मतलब इसको आधुनिक राजस्थान के रूप में इसका शब्द का प्रयोग हुआ। और जब 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ तो यह औपचारिक रूप से वर्तमान राजस्थान के रूप में अस्तित्व में आया, जिसमें ये सारे भौगोलिक क्षेत्र इसमें शामिल हो गए। अब हमें ये देखना है कि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य। अब ये भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कब बना? मित्रों, 2000 में
सन 2000 में 3 नए राज्य बने। बिहार से अलग होकर बना झारखंड, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना छत्तीसगढ़ और यूपी से अलग होकर बना उत्तराखंड। तो पहले जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ में था तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। लेकिन जब छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से अलग हुआ तब क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन गया? राजस्थान। ओके, तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। तो बताओ राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? तो कितना बताओगे? 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। कितना हो गया? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 याद रखना, 3,42,239 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है और यह क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बताओ क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन सा? गोवा। चलो इतनी बात भी कंफर्म हो गई। अब हम आगे और बढ़ते हैं। अब मित्रों आपको यह बताना है कि ये भारत के मैप में राजस्थान कौन सी दिशा में है। यदि हम भारत का मैप बनाएं सही नहीं, मोटे तौर पे बना रहा हूं। तो ये यहां पर है यार राजस्थान। तो राजस्थान भारत के कौन से भाग में हो गया? उत्तर पश्चिमी भाग में। कौन से भाग में हो गया? उत्तर पश्चिमी भाग में। चलो अब ये बताओ आप कि ये पूरी दुनिया के ग्लोब में किस भाग पर है राजस्थान? ये है ग्लोब। इस ग्लोब में कौन से क्षेत्र पर है? ये है हो गया 0 डिग्री, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह भू या पृथ्वी के मध्यम है। यहां पर 23.5 डिग्री पे कौन सी हो गई? कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री साउथ में होगी मकर रेखा। अब राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है इसको अक्षांशीय विस्तार कहते हैं, क्योंकि मित्रों आपने ध्यान होगा ये ग्लोब है तो ये इस प्रकार की जो रेखा है इनको कहते हैं अक्षांश, जबकि इस प्रकार की ये जो रेखा है इनको कहते हैं देशांतर। ओके, तो अक्षांशीय विस्तार का मतलब है कि कौन कौन से अक्षांशों के बीच में स्थित है, और देशांतरी विस्तार की बात करें तो कौन कौन से देशांतर के बीच में स्थित है ये बताना है आपको। ठीक है ना। तो राजस्थान यहां से शुरू हो रहा है, देखो इसका दक्षिणतम बिंदु यही हुआ और ये हो गया इसका उत्तरतम बिंदु। तो इसका दक्षिणतम बिंदु है ये है 23 डिग्री, इसको डिग्री कहते हैं, और 3 मिनट इस प्रकार को मिनट कहेंगे, या 2 प्रकार से यूं 2 डॉट डॉट यूं कॉमा आ जाए तो उसको कहेंगे सेकेंड। तो ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी के लिए नॉर्थ एन शब्द प्रयोग कर रहा हूं, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो मित्रों ये बताओ कि ये भूमध्य रेखा से ऊपर है या नीचे है? भूमध्य रेखा ये 0 23 डिग्री और वो भी एन, एन का मतलब इससे ऊपर वाला भाग एन है और इसके नीचे वाला भाग एस है, साउथ है, मतलब उत्तरी गोलार्ध, आधा गोला को गोलार्ध कहते हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो 23 डिग्री 03
मिनट उत्तरी अक्षांश, इसका मतलब ऊपर की बात है। तो पहला तो ये आप ध्यान रख लो, और 23 डिग्री से लेकर कहाँ 30 डिग्री वो भी उत्तर में ही है, तो इसका मतलब है कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राजस्थान अवस्थित है। राजस्थान इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर ऑफ द ग्लोब। ओके, अब हमें यह देखना है कि राजस्थान कर्क रेखा से ऊपर है या कर्क रेखा के नीचे स्थित है। ठीक है, तो देखो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट को कहते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट मतलब 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं। जबकि ये शुरू हो रहा है 03, तो अब 03 बड़ा है या 30 बड़ा है? 30 बड़ा है ना, तो बड़ी राशि तो उस साइड में होगी, ऊपर की तरफ। इसका मतलब है कि 23 डिग्री 3 मिनट इस कर्क रेखा के नीचे दक्षिण की तरफ होगा। इसका मतलब है कि ये कर्क रेखा है तो राजस्थान शुरू यहीं से हो रहा है, मतलब इसके दक्षिण से हो रहा है, थोड़ा सा दक्षिण से, और यहाँ से लेकर 30 डिग्री तक, तो ये हो गया राजस्थान यहाँ पर अवस्थित है। ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक है? तो ये हो गया 69 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यहां ई लिख रहा हूं मैं, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका मतलब है कि जब ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इसके इधर वाला भाग ईस्ट कहलाएगा, इसके इधर वाला भाग वेस्ट कहलाएगा। इसका मतलब 0 डिग्री से हमें इधर जाना है। माना कि ये 0 डिग्री रेखा है, तो इससे इधर जाएंगे ना, क्योंकि क्या आ रहा है? ईस्ट आ रहा है, और कितने इधर जाना है? 69 डिग्री 25 मिनट। तो ये माना कि यहाँ से ये राजस्थान यहाँ पर, यहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक फैला हुआ है? 78 डिग्री 17 मिनट। तो ये 78, इसका मतलब ये हो गया कि राजस्थान इज सिचुएटेड हियर। अब ये राजस्थान यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूर्वी गोलार्ध है कि पश्चिमी गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी है या दक्षिणी है? उत्तरी। तो राजस्थान विश्व में या दुनिया में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। इतनी बात होगी कंफर्म आपको? इसका मतलब ये हुआ कि कर्क रेखा इससे ऊपर, इसका मतलब राजस्थान से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, कर्क रेखा राजस्थान से ही होकर गुजरती है। अब ये ध्यान रखना कि कर्क रेखा ये है, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा यहां पर कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के दक्षिण में? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा सबसे दक्षिण में, तो ये डूंगरपुर को तो स्पर्श करती है, मतलब थोड़ा सा टच होके जा रही है, डूंगरपुर को तो स्पर्श करती है, जबकि बांसवाड़ा के अंदर से होकर जा रही है, बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई गुजरती है, मतलब डूंगरपुर को थोड़ी सी टच कर रही है। ऐसा मतलब नहीं है कि यहाँ कोई लाइन बिछाई हुई है, ये एक काल्पनिक रेखा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये क्या है? काल्पनिक रेखा। तो ये डूंगरपुर को थोड़ी सी टच करती हुई जा रही है, जबकि बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। अब ये ध्यान रखना कि ये 0 डिग्री यहां कहीं होगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री तो यहां कहीं होगा ना। तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर हमेशा या भूमध्य रेखा पर हमेशा सीधी पड़ती है, इसलिए इसको 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत मतलब विषुव शब्द से बना है, विषुव, इक्विनॉक्स। विषुव का मतलब है कि वह स्थान जहां सूर्य वर्ष भर सीधा पड़ता हो, उसको क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। तो ये विषुवत रेखा, इस विषुवत रेखा के जो सबसे भाग नजदीक होगा वहां पर सीधी किरणें पड़ेगी,
और इससे जो सबसे दूर स्थित होगा वहां पर सबसे अधिक तिरछी किरणें पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के कौन से जिले में सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती है, तो कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। और सबसे तिरछी कहाँ पड़ती है, तो वो हो जाएगा सबसे ऊपर कौन सा है, श्री गंगानगर जिला। तो गंगानगर जिले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है, जबकि बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती है। अब ये ध्यान रखना है कि हमें इस पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु पर कौन कौन से जगह है जहां पर, ठीक है ना। तो ये धौलपुर है, इधर जैसलमेर है, इधर श्री गंगानगर है और इधर बांसवाड़ा है। अब कभी कभी ये पूछ लेता है कौन सा गांव है, तो धौलपुर में तो है सिलान गांव। कौन सा गांव है, सिलान, ठीक है। गंगानगर में है जो गांव है वो है कोणा, सबसे उत्तरतम गांव कौन सा है, कोणा। जैसलमेर में जो गांव है उसका नाम है कटरा। तो सिलान, कोणा और कटरा। जबकि बांसवाड़ा में जो गांव है जो सबसे दक्षिणतम बिंदु पर है उसका नाम है बोरखेड़ा, बोराखेड़ा या बोरखेड़ा। सॉरी, बोरकुंड गांव है। कौन सा गांव है, बोरकुंड। गांव के नाम सामान्य से याद नहीं रह पाते, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें याद रखना आवश्यक है। तो कौन सा है, बोरकुंड, कोणा। बोरकुंड से कोणा, सिलान से लेकर आपको कटरा गांव के बीच में, ये अपने जो पूर्वोत्तर गांव, पश्चिमोत्तर और उत्तरतम और ये दक्षिणतम गांव हो गए। ये पूर्वोत्तम मतलब सबसे पूर्व में, ये पश्चिमोत्तम मतलब सबसे पश्चिम में, दक्षिणतम और उत्तरतम गांव हो गए। ओके, अब हमें ये देखना है कि ये लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम राजस्थान की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की ये लंबाई और ये लंबाई कितनी है, ये उत्तर से दक्षिणतम जो लंबाई है ये है 826 किलोमीटर और ये है 869 किलोमीटर। इसका मतलब ये ध्यान रखना कि राजस्थान की लंबाई की तुलना में राजस्थान की चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। अब ये ध्यान रखना, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, धौलपुर में, और सबसे बाद में जैसलमेर में। सबसे पहले सूर्यास्त भी कहाँ होगा, धौलपुर में। सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होगा, जैसलमेर में। इतनी बात कंफर्म होगी, क्योंकि सूर्य पूर्वी भाग से उदय होता है तो सबसे पहले इस दिशा में होगा, धौलपुर में, सबसे लास्ट में जैसलमेर। क्यों, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेगी। जैसे पश्चिम से पूर्व, तो जो पूर्व में जो स्थित जिला जो स्थित है वो सूर्य के सामने सबसे पहले आएगा ना। जैसे ये तो यूं घूम रहा है, तो जो पश्चिम में है वो सबसे, ये पूर्व वाला भाग सबसे पहले आएगा उसके सामने। डन, इतनी बात हो गई। अब हमें ये देखना है कि राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग के समय में कितना अंतर होता है। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग के समय में कितना अंतर होता है। तो देखो ये विस्तार कितना हो गया अपना, 69 डिग्री 25 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये लगभग हो गया इसको माइनस करेंगे ना, तो ये इसका मतलब ये है कि ये 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। यदि तो 17 में से 25 नहीं जा रहा ना, तो इधर यदि अपन 7 कर देते हैं तो इधर 60 जुड़ जाएंगे। 60 जुड़ेंगे तो इसका मतलब यहाँ 77 हो जाएंगे। 17 और 60 77 हो गए ना। अब 77 में से 25, 7 में से 5 2,
तो कितने हो गए 8 डिग्री और 52 मिनट। ठीक है, अब देखो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, क्योंकि 360 डिग्री को पार करने में 24 घंटे का समय लगता है। ओके भाई, पूरी पृथ्वी एक चक्कर लगाएगी तो एक पूरे दिन और रात में लगाएगी ना, इसका मतलब 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है। इसका मतलब है 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 24 घंटे में 24 × 60 कर लेते हैं। इसका मतलब 360 डिग्री को पार करने में 1440, तो 1 डिग्री को पार करने में 1440 में 360 का भाग देंगे तो आएगा 4। इसका मतलब 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो हमें 8 डिग्री और 52 मिनट को पार करने में कितना समय लगेगा? तो 8 चौक 32 मिनट तो यही हो गए। अब हमें 52 मिनट को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो देखो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लग रहे हैं ना, तो ये 52 मिनट लगभग 45 से 3 मिनट होंगे, तो लगभग 3-3.25 मिनट की बात है। तो 32 और 3 35 मिनट। इसका मतलब 35 मिनट और कुछ सेकंड का अंतर रहता है इधर धौलपुर और जैसलमेर के बीच में। इसका मतलब है कि धौलपुर में जैसलमेर की तुलना में 35 मिनट पहले सूर्योदय हो जाता है। समझ गए? ये कंसेप्ट समझ में आया? धौलपुर में जैसलमेर की तुलना में कितने मिनट पहले? 35 मिनट पहले सूर्योदय हो जाता है। चलो ये बात तो ठीक है। अब हमें देखना है कि राजस्थान की सीमा की लंबाई कितनी है। तो मित्रों, राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ लगती है? श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर, यह सीमा है 1070 किलोमीटर लंबी। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। ये सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो सर रेड क्लिफ महोदय ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमांकन का काम सौंपा गया, तो उनके नाम के आधार पर इस सीमा का नाम रखा गया रेड क्लिफ रेखा। कितनी है? 1070 किलोमीटर। और इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय सीमा है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय है, मतलब राष्ट्र के साथ में लग रही है, और बाकी जो राज्यों के साथ में सीमा लग रही है वो है अंतर्राज्यीय सीमा, और वो है 4850 किलोमीटर। तो पूछ ले राजस्थान की कुल सीमा कितनी हो गई? तो हो गई 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल सीमा है, जिसमें 1070 किलोमीटर सीमा तो अंतर्राष्ट्रीय है और 4850 किलोमीटर है अंतर्राज्यीय। डन? कंफर्म? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%। ध्यान रखना। 34239 32 87 263 वर्ग किलोमीटर का कितना है? तो 10.41 वर्ग किलोमीटर, एंड 10.41% राजस्थान का जो क्षेत्रफल है और भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत के रूप में। तो 4850 अंतर्राज्यीय सीमा है, 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। अब ये अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन से राज्यों के साथ में लगती है? तो सबसे ऊपर यहां पर है पंजाब, जिसके साथ राजस्थान की सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, पंजाब। उसके बाद में इधर आता है, हमारी छोरियां छोरों से कम है के? कौन सा? हरियाणा। उसके बाद इधर आता है यूपी। उसके बाद में ये इधर आता है एमपी, और इसके बाद में इधर आता है केमछो, गुजरात। ठीक है, तो ये पंजाब, ये हरियाणा, ये यूपी, ये एमपी और ये गुजरात, ये राजस्थान की सीमा पर स्थित 5 राज्य, जिसमें सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ में और सबसे अधिक सीमा लगती है वो है एमपी के साथ में। एमपी के साथ में सबसे अधिक सीमा लगती है। ओके, इतनी बात कंफर्म हो गई। बोरकुंड, कोणा, सिलान, कटरा 826, 869, 10.41, 342, 239, सब फैक्ट रट लेना। ठीक है, रट्टा मारो।
जहाँ कंसेप्ट आएंगे वहाँ समझा देंगे, रटने वाली चीज तो रटनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जब हम बार बार रटने का मतलब ये नहीं है कि हम यूं आंख ऊपर करके और यूं चलते जाए और यूं रटते जाए, तब रटना नहीं होगा, ठीक है ना। आप बार बार रिवाइज करोगे तो वो कंसेप्ट या वो फैक्ट है वो स्वतः ही आपको या आपकी जो स्मृति है उसमें लंबे समय तक के लिए सेव हो जाएगा, ठीक है ना। आपकी मेमोरी में लंबे समय तक के लिए सेव हो जाएगा, इसलिए रटने की आवश्यकता नहीं है, बार बार रिवाइज की। तो कंसेप्ट क्या है, रीड, रिवाइज, रिवाइज एंड अगेन रिवाइज। इसका मतलब पढ़ो, फिर पुनर्पढ़ो, 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 समझ गए। यही सफलता का मुख्य राज है। तो रेड क्लिफ रेखा के बारे में हमने परिचय कर लिया। अब हम इससे जो अगली क्लास होगी उसमें अध्ययन करेंगे कि कौन से राज्य के साथ में कौन कौन से जिले सीमा शेयर करते हैं, सबसे अधिक सीमा किसकी है, सबसे कम सीमा किसकी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले स्थित है उनमें सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है, कितने ऐसे जिले हैं जिनकी किसी भी देश और किसी भी राज्य के साथ में सीमा नहीं लगती। आप भी पढ़ के आना और पढ़ना, रिवाइज करना, देखना अपने स्तर पर, फिर अगली क्लास में हम बात करेंगे। धन्यवाद।